नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के उस दौर की, एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की उसकी नींव हिला के रखती थी। ये कहानी है इमरजेंसी के उन 21 महीनों की, जिसने हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक लोकतंत्र रातों रात कैसे खत्म हो सकता है। वो क्या हालात थे, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने भारत जैसे एक मजबूत लोकतंत्र को तानाशाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी सड़क पर हुए विरोध प्रदर्शन से नहीं, बल्कि एक कोर्ट रूम के अंदर से होती है। बात है 1971 के चुनावों की। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गए, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे राजनारायण, वो इस हार को लेकर सीधे कोर्ट पहुंच गए। और उनका आरोप क्या था? बहुत सिंपल सा, कि प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का, मतलब सरकारी गाड़ियों जीपों का गलत इस्तेमाल किया है। और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। जज जगमोहन सिन्हा ने जो सुनाया, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द, अवैध। इसका सीधा मतलब था कि वो अब सांसद भी नहीं रहीं। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी एक झटके में चली गई। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। ये वो मोड़ था जहाँ देश की राजनीति एक पारिवारिक और कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत लड़ाई बनकर रह गई। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी पूरी तरह टूट चुकी थीं। वो इस्तीफा देने को लगभग तैयार थीं, लेकिन उनके छोटे बेटे संजय गांधी कुछ और ही सोच रहे थे। उनका मानना था कि सत्ता एक बार हाथ से निकल गई तो फिर कभी वापस नहीं मिलेगी। और उन्होंने अपनी मां को साफ साफ कह दिया, इस्तीफा देना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो संजय गांधी ने कमान संभाली और उनका प्लान 3 हिस्सों में था। स्टेप 1, मां को इस्तीफा देने से किसी भी हाल में रोकना। स्टेप 2, उनके घर के बाहर बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करवाना, ताकि ऐसा लगे कि जनता तो इंदिरा जी के साथ है। और स्टेप 3, संविधान में कोई ऐसा रास्ता, कोई लूप होल खोजना जिससे इस पूरे संकट से बाहर निकला जा सके। और ये संवैधानिक रास्ता निकाला उनके सलाहकार सिद्धार्थ शंकर रे ने। उन्होंने इशारा किया संविधान के आर्टिकल 352 की तरफ। इस आर्टिकल में क्लॉज था, एक छोटा सा शब्द, आंतरिक अशांति। इसका मतलब सीधा सा, कि अगर देश के अंदर कोई बड़ा खतरा है तो सरकार लोगों के सारे मौलिक अधिकार छीन सकती है। सरकार को बस एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना उन्हें मिला विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण के एक भाषण से। सरकार ने इसी भाषण को मुद्दा बना लिया। कहने लगे, देखिए, विपक्ष तो सेना और पुलिस को भड़का रहा है, इससे बड़ी आंतरिक अशांति और क्या होगी। और बस फिर क्या था, 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। रातों रात विपक्ष की बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। एक झटके में भारत का लोकतंत्र सस्पेंड हो गया। तो सवाल ये है कि जब देश में इमरजेंसी लगी तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। क्योंकि देखिए, उस वक्त देश को असल में इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि उनके बेटे संजय गांधी चला रहे थे। बदलाव तो बहुत तेजी से आए। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, माने अखबारों में कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। एक अजीब सा डर का माहौल था। अनुशासन के नाम पर सख्ती इतनी कि लोग मजाक में कहते थे कि ट्रेनें भी टाइम पर चलने लगी हैं। लेकिन संजय गांधी के 2 कार्यक्रम सबसे ज्यादा बदनाम हुए। एक था जबरन नसबंदी का अभियान, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को टारगेट दिए जाते थे, और दूसरा था दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसे इलाकों में शहर को सुंदर बनाने के नाम पर गरीबों की बस्तियों पर बुलडोजर चला देना। पूरे 21 महीने तक इमरजेंसी चलाने के बाद इंदिरा गांधी ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि ये दांव उनके शासन को एक तरह की लेजिटिमेसी दे देगा, एक वैधता दे देगा। पर हुआ ठीक उल्टा। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। उन्होंने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी। जेल से जैसे ही विपक्षी नेता बाहर आए, वो सब एक हो गए। उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और नतीजा चौंकाने वाला था। जनता ने इमरजेंसी के खिलाफ जमकर वोट दिया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस बुरी तरह से हारे, और भारत के इतिहास में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
लेकिन इंदिरा गांधी हार मानने वालों में से कहाँ थीं? अब शुरू होती है उनकी वापसी की कहानी, और ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जनता सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करने की कोशिश की, और बस यहीं इंदिरा गांधी ने दिखाया कि वो सियासत की कितनी माहिर खिलाड़ी हैं। एक किस्सा है जो उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने बड़ी नाटकीयता से कहा, अपराधी तो अपराधी होता है, मुझे हथकड़ी पहनाओ। और फिर जब रास्ते में पुलिस की जीप एक रेलवे फाटक पर रुकी तो वो जीप से बाहर निकली और अपने हाथ में लगी हथकड़ी को हवा में लहराकर भीड़ को दिखाया। बस एक पल, और देखते ही देखते वो एक अपराधी से एक राजनीतिक शहीद में बदल गई। और ऐसे मौके उन्होंने बार बार बनाए। एक और उदाहरण है, जब बिहार में भयंकर बाढ़ आई और नई सरकार वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो इंदिरा गांधी एक हाथी पर बैठकर उस दूर दराज गांव में पहुंच गईं। सोचिए वो तस्वीर, और उस एक तस्वीर ने जनता के बीच उनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया। वो बन गईं गरीबों की मसीहा, और इसका नतीजा 1980 के चुनावों में उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। पर रुकिए, इमरजेंसी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे बड़ा और सबसे स्थायी असर आज भी भारत की राजनीति पर दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, जो जनता पार्टी बनी थी ना, उसका एक ही मकसद था, इंदिरा गांधी को हटाना। तो जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता से हटी, ये गठबंधन बिखरने लगा, और इसके टूटने की वजह बना एक ही सवाल, दोहरी सदस्यता। मतलब, क्या पार्टी के नेता एक ही समय पर आरएसएस के सदस्य भी हो सकते हैं? बस इसी एक सवाल पर पूरी पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। और जब 1980 में जनता पार्टी टूटी तो उसी की कह सकते हैं कि राख से एक नई पार्टी ने जन्म लिया। जनसंघ के पुराने नेताओं ने मिलकर बनाई भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी। तो आज जो पार्टी सत्ता में है, उसकी जड़ें, उसकी शुरुआत सीधे सीधे इमरजेंसी के खिलाफ हुए उसी आंदोलन से जुड़ी हैं। हाँ, लेकिन ये शुरुआत बहुत ही मामूली थी। 1984 में जब चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक बाद, तो कांग्रेस के पक्ष में एक सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी, और उस लहर में नई नई बनी बीजेपी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। उस बड़ी हार के बावजूद पार्टी के संस्थापकों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था, वो आज एक भविष्यवाणी जैसा लगता है। उन्होंने कहा था, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और कमल के खिलने की ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत इमरजेंसी के गर्भ से ही हुई थी। तो इमरजेंसी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या लोकतंत्र एक मंजिल है जिसे एक बार हासिल कर लिया तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है, या फिर ये सत्ता की ताकत और लोगों की आज़ादी के बीच एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है?